देखिए कल आप लोगों को किसके बारे में बताया गया था? अजंता और एलोरा। कल आप लोगों को बताया गया था अजंता और एलोरा के बारे में। एलोरा की गुफा भी हमने देखा था। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में अजंता के 100 किलोमीटर दूर है ना? आप लोगों को बताया था क्या? लेकिन क्या आप लोगों को ये याद है कि हमारी जो एलोरा की गुफाएं हैं तो टोटल कितनी गुफाएं हैं? कितनी? एलोरा की गुफाएं 34। तो 34 गुफाओं में कौन कौन सी गुफा किसको किसको समर्पित है? आप ये बताइए। 17 कितना? 17 ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म को, और 12 बौद्ध को, और 5 क्या? जैन धर्म। चलिए बहुत बढ़िया। किस काल में बनी है? गुप्त काल में। एलोरा राष्ट्रकूट वंश नहीं बताया था? अरे सदियां लग गई। चलिए तो आज अभी और हम गुफाओं को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे हमारे पास कितनी भारत में कौन कौन सी गुफाएं हैं और उसमें क्या क्या चित्रकला और कलाकृतियां पाई गई हैं। ठीक है, आइए समझ में। ये हमारा कला और संस्कृति का लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बातें नहीं। ये हमारा कला और संस्कृति का लेक्चर है और कला संस्कृति से जितना भी गुफा, चट्टान, पत्थर, मूर्तियां, मंदिर, मेले, उत्सव, ये सब हम देखेंगे इसमें। क्लियर है? चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी बॉयज एंड गर्ल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में आप लोगों को और आगे गुफाओं के बारे में बात करते। देखिए ये भी गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर जो चट्टान है, चट्टान में इस प्रकार से ये कलाकृति पाई गई है जिसमें अलग अलग रंग का इस्तेमाल किया गया। दिख रहा है आपको? हाँ, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, लेकिन फिर भी अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है और काफी पुराना होने की वजह से कुछ जो रंग है इसके वो उड़ गए हैं या फिर आप बोल सकते हो कि खराब हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, लेकिन कलाकृति तो है ही एक प्रकार की, है ना? तो आपको बता दें इस चित्रकला को बोलते हैं अरमा मलाई गुफा। जो ये चित्र बना हुआ है ये कहाँ पे भैया? अरमा मलाई गुफा। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बाद, ध्यान दीजिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बाद अगला हमारा क्या है भाई? अरमा मलाई की गुफा। ये कहाँ पे भैया? ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया अरमा मलाई की जो गुफा है वो कहाँ पे है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु में। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अरमा मलाई गुफा अपनी भारतीय गुफा संरचना के लिए जानी जाती है। ठीक है, भारतीय गुफा संरचना, यह मलयामपट्टू गांव पश्चिम में स्थित है जो तेलिम के तिरुपत्तूर जिले के अंबुर में 25 किलोमीटर दूर है और गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। और यह कहाँ पे भैया? तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए आप लोगों को बता दें कि जहां पर जब भी हम इनकी तैयारी करते हैं, गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं या कला संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भैया वो है कहाँ की, है ना? किस काल की है, किस राजा ने बनवाई है और क्या वो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कथन नुमा प्रश्न दे देते हैं, कथन नुमा, है ना? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कौन सा विभाग है? ये भारत के जो प्राचीन इमारतें हैं या प्राचीन महत्व की चीजें हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है ये विभाग। क्लियर है? आए समझ में? एक बार फिर से देखिए, अरमा मलाई गुफा। अरमा मलाई गुफा ये कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में। जब इस गुफा के अंदर देखा गया तो इस प्रकार के कुछ चित्र मिल रहे हैं और इस प्रकार इन चित्रों जो ये चित्रकला मिल रही है इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है और समय के साथ ये जो रंग है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ऊपर आप देखेंगे कि उसी गुफा में कुछ इस प्रकार की जो कलाकृति मिली है। देखो ये भी एक पत्थर को तराश के बनाया गया है, फूल जैसी आकृति या आप बोल सकते हो चक्र जैसी आकृति दिखाई दे रही है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया गया होगा, क्यों किया गया होगा, ठीक है, ये तो खैर जो डीपली अध्ययन करेंगे तो ही पता लगेगा। लेकिन आप जरा देखिए इसको, ये भी पत्थर को तराश के बकायदा बनाया गया है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। अरमा मलाई गुफा अपनी भारतीय गुफा संरचना के लिए जानी जाती है और यह
मलयामपट्टू गांव पश्चिम में स्थित है, जो तेलिम के तिरुपत्तूर जिले के अंबूर से 25 किलोमीटर दूर है। और गुफा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। तमिलनाडु का पर्यटक स्थल भी है। क्लियर है? अब जैसे आप ही देख लो यहाँ पे, ये जिस प्रकार की आकृति है, गणेश बाग चले जाओ, जो ये जो मंदिर बना हुआ है या ये कोठी तालाब बना हुआ है, जब ये बना रहा होगा तो अपने समय में ये बहुत ज्यादा अच्छी इंजीनियरिंग का नमूना रहा होगा। रहा होगा एकदम चमकता हुआ मंदिर, नए नए पत्थरों का इस्तेमाल, ऐसा लगा नए नए घर। समय के साथ क्या हुआ? बदलाव हुआ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले। हो गया इसके साथ? ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे क्या है? सितनवासन गुफा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सितनवासन गुफा। सितनवासन गुफाएं अरिवर कोइकल तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में चट्टान को काट कर बनाई गई है। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भाई ये जो गुफा है वो कहाँ पे है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ। देखो क्या है भाई, सितनवासल गुफा। पहली बात तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। कैसे बनाया गया है इसको? चट्टान को काट कर ये गुफा बनाई गई है। आमतौर पर उस समय जब गुफा बनाई जाया करती थी तो रहने के लिए बनाई जाया करती थी, और ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो श्रद्धालुओं के लिए बनाई जाया करती थी, राजाओं द्वारा। ठीक है, कि भाई ये श्रद्धालु हैं, ये विचरण करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, तो एक काम करो भैया, ये हमने गुफा बना दी है, रहो इसी के अंदर, खाना वाना बनाओ और अपना इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जो चट्टानी गुफाएं होती है ना, ये जैसे जंगलों में या पहाड़ों में मिट्टी से घिरी हुई, तो ये उल्टा काम करती है। गर्मी में आपको थोड़ा सा ठंडक देगी और ठंडियों में थोड़ा सा गर्माहट देगी। इसलिए गुफाओं का निर्माण उस समय करा करते थे, और आदि मानव भी ज्यादातर गुफाओं में ही रहा करते थे। ठीक है, सितनवासल नाम सित तन ना वा येल का विकृत रूप है। यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान संतों का निवास। ठीक है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो सितनवासल गुफा है, ये कैसे शब्दों से बना है? सित तन ना वा यिल का विकृत रूप है, जिसका मतलब है तमिल भाषा में, ये तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है महान संतों का निवास। जो बड़े बड़े संत हुए, साधु हुए, उनका निवास स्थल क्या हो गया? ये हो गया। और देखो समय का चक्र देखो उल्टा हो गया। आज जो बड़े बड़े महान संत हैं, जो भी बड़े बड़े अपने आप को बोलते हैं कि भैया हम संत हैं, हमको सिद्धि प्राप्त है, वो बढ़िया जो है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, है ना, और बड़े बड़े 5 सितारा होटल में आराम और अय्याशी जो भी उनका धर्म और अर्चना और पूजा जो भी वो करते हो, हमसे क्या मतलब। ठीक है, सितनवासल गुफा गांव के एक पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, और पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में प्राकृतिक गुफाएं हैं जिन्हें एलादीपट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया दक्षिण में तमिलनाडु में प्राकृतिक गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? एलादीपट्टम। ठीक है, एलादीपट्टम में चट्टान को तराश कर बनाए गए लगभग 17 बिस्तर हैं। परिसर में सबसे बड़े बिस्तर पर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा एक शिलालेख है, और देश भर में अधिकांश गुफाओं की तरह यह गुफा भी प्राचीन व्यापारिक मार्गों में से एक पर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता था, गुफाओं का जो इस्तेमाल है, जैसे व्यापार हुआ करते थे, तो व्यापार हुआ करते थे तो आराम करने के लिए, है ना, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाया करता था। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं था कि जो गुफाएं हैं वो सिर्फ साधु संत ही इस्तेमाल करेंगे। गुफाएं कोई भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई भी व्यक्ति गुफाओं का इस्तेमाल कर सकता था। ये एक आश्रय की तरह था। यात्री आया, अपना जो है क्या बोलते हैं, आश्रय लिया, आराम किया, और जहां उसको अपने गंतव्य स्थान में जाना था जाता गया। क्लियर है? चलिए, तो इसको नहीं भूलना है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस गुफा के बारे में पहली बार उल्लेख सन 1916 ईस्वी में इतिहासकार एस राधा कृष्णन अय्यर की ए जनरल हिस्ट्री ऑफ पुदुकोट्टई स्टेट नामक किताब में मिला। तो यहाँ पर हमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये जो गुफा है, गुफा को पहली बार किसने खोज निकाला था? कब खोज निकाला गया था? 1916 में। किस इतिहासकार ने? इतिहासकार एस राधा कृष्णन ने। और इतिहासकार एस राधा कृष्णन ने अपनी किताब, जिसका नाम क्या है? ए जनरल हिस्ट्री ऑफ
पुदुकोट्टई स्टेट में इस गुफा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो किताब इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें जो ये सन है ये इंपॉर्टेंट है, और इस गुफा का नाम इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुफा मंदिर उत्कृष्ट भित्ति चित्रण, उत्कृष्ट भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण का मतलब क्या होता है? दीवार में चित्र बना देना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 7वीं शताब्दी उल्लेखनीय भित्ति चित्रों के अवशेष मिले हैं। कहा कि भैया 7वीं शताब्दी के उल्लेखनीय भित्ति चित्रों के अवशेष मिले हैं। सितन वासल के चित्र पल्लव वंश के शासक राजा महेंद्र वर्मा, जिसका समय क्या था 600 से 625 ईस्वी के द्वारा बनवाए गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना, कि इसमें जो भित्ति चित्र मिले हैं वो किन राजाओं ने बनवाए हैं? तो राजा ने बनवाया भाई राजा महेंद्र वर्मा। राजा महेंद्र वर्मा किस वंश से ताल्लुक रखता था? पल्लव वंश। समय क्या चलता था उसका? 600-625 ईस्वी। भित्ति चित्रों को फ्रेस्को सेको तकनीक में चित्रित किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस शैली का इस्तेमाल किया गया भाई? फ्रेस्को सेको तकनीक से चित्रित किया गया है। वनस्पति और खनिज रंगों से काले, हरे, पीले, नारंगी, नीले और सफेद रंग में रंगा गया है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सितनवासल गुफा क्लियर है। सितनवासल में भित्ति चित्रों में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है? फ्रेस्को सेको, और रंग क्या इस्तेमाल किया गया है? काला, काले, हरे, पीले, नारंगी, नीले, सफेद और क्या? हाँ ठीक है, यही है। किस शासक के काल में? राजा महेंद्र वर्मा। और कौन सा वंश? पल्लव वंश, दक्षिण का वंश है ये, 600 से 625 ईस्वी। क्लियर है, आए समझ में। और इसको खोज निकालने वाले कौन है? एस राधाकृष्णन अय्यर, और इन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है, ए जनरल हिस्ट्री ऑफ पुदुकोट्टई स्टेट। ठीक है, चलिए ये है, देखो ये जो सितनवासल ये जो गुफा है ये है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर आपसे पूछ रहे कि भाई सितनवासल ये जो गुफा है यह किस धर्म को समर्पित है, तो किसको? जैन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी पल्लव वंश के शासक जो राजा जो भी महेंद्र वर्मा जो नाम लिया, यह किस धर्म के अनुयायी थे? जैन। तो देखिए जैन धर्म के अनुयायियों को मुद्रा में दिखाया गया है यहाँ पर, और ये टोटल पूरा का पूरा चट्टानों को तराश के बनाया गया है। इधर आप देखने को मिल जाएगा, इधर जो है कई सारे जो भगवान हैं उनको मूर्ति तराश करके बनाया गया। तो इसी प्रकार के चित्रण आपको इस गुफा के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर है, यही है सितनवासल गुफा के चित्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर, ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि भाई लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि भैया लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये है लेपाक्षी मंदिर, ध्यान से देखिए, इस प्रकार का बना हुआ है लेपाक्षी मंदिर। इस प्रकार का एक स्तंभ इसमें गड़ा हुआ है, और कई पत्थर को तराश के कलाकृतियां बनाई गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में भित्ति चित्र की अंतिम श्रृंखला हिंदपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे भैया? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जो 16वीं शताब्दी की है। और यह शैव और एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रवल्लीर में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस समय में बना है? 16वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, और किस धर्म को समर्पित है? शैव धर्म का मतलब होता है शिव भगवान को समर्पित है। ये है देखिए लेपाक्षी मंदिर। ठीक है, भारत के जितने भी मंदिर हैं, भारत के जितने भी पुरानी चट्टाने, पुराने किले हैं, या आपको बता दें जितने भी मकबरे हैं, गुंबद हैं, सब कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका जो है चाहो तो अपने इतिहास में ही इसका नोट्स बना लो, या तो अलग से कर लो। ठीक है, अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आए समझ में? लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लेपाक्षी मंदिर के बारे में क्या बोल रहा है? इस बारे में 5वीं-6वीं शताब्दी के एक संस्कृत पाठ विष्णु धर्मोत्तरम में चर्चा की गई है। लेपाक्षी मंदिर की चर्चा किस पे की गई है भाई? ये बताइए। 6वीं शताब्दी के एक संस्कृत पाठ में विष्णु धर्मोत्तरम में चर्चा की गई है। इनका एकमात्र अपवाद तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पर एक और चीज पता चली कि भाई राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है भाई? तंजावुर में। ये तंजावुर कहाँ पे? तमिल में, जहाँ वास्तविक भित्ति चित्र शैली के दर्शन होते हैं। विष्णु धर्मोत्तरम के अनुसार सतह पर चूना प्रस्तर की एक अत्यधिक पतली परत से लेप किया जाता था, यानी चित्र बनाने के लिए
वहाँ पर चूना में पानी मिला के या चूना से प्लस्तर बना के लेप किया जाता था ताकि वो कठोर हो जाए। ठीक है, तो विष्णु धर्मोत्तरम के अनुसार सतह पर चूना प्लस्तर की एक अत्यधिक पतली परत से लेप किया जाता था और ऊपर जल रंग वाटर कलर से चित्रित बनाए जाते थे। कूची को बकरी, ऊंट, नेवला आदि पशुओं के बालों से तैयार किया जाता था। कूची जिससे पेंट करेंगे, जानते हो ना, है ना। अभी नारियल के जूट से बनती है ना कूचा बहुत मिलता है यहाँ पे, मेले में देखो बढ़िया कूचा मिलता है ना। गांव में तो भाई साहब ये फूल का झाड़ू और सिंह का झाड़ू नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ तो पूरा जो है कूचा चलता है ना। किससे बनता है वो? किससे बनता है? खजूर से बनता है। और वो गांव में जो कच्ची दीवारें होती है पोतने के लिए, वो जो कूंची बनती है जूट से बनती है ना, वो तो मैं नहीं पता। ठीक है, वो भूरी रहती है। ठीक है, तो इन्हीं कूंची बोला जाता था। तो इन चित्रों को बनाने के लिए जो कूंची हुआ करती थी, यानी ब्रश, छोटा सा ब्रश है ना, वह बकरी के बाल, ऊंट के, नेवला के बालों से बनती थी। ठीक है, कलाकार द्वारा लाल रंग से अपनी प्रथम योजना बनाने के पश्चात अर्ध पारदर्शी एक वर्णीय पक्की मिट्टी लगाई जाती थी ताकि उस कांच से चित्र की रूपरेखा को देखा जा सके। इसमें मुख्यतः गैरिक लाल, चटकीला लाल, सिंदूरी और गैरिक पीला और जम्बुकी नीला, लाजवर्द, काजल, चाक, एकवर्ण और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए ये तो अपने एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कर लीजिएगा। आगे आते हैं जोगी मारा गुफा। ठीक है, अब जोगी मारा गुफा ये कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए हमारे भारत में आपको बता दें बहुत सारी गुफाएं हैं, तुम यहाँ पे देवांगना घाटी चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें गुफाएं मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिसका अभी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने पता लगाया है वो यहाँ पे है। ठीक है, जोगी मारा गुफा। तो जोगी मारा गुफा चित्र भारत में उपलब्ध प्राचीन भित्ति चित्र, क्या भैया? भित्ति चित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। और अशोक ने अनेक स्तंभ, स्तूप, चैत्य, ग्रहलोक मूर्तियों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के समय में जोगी मारा गुफाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, पक्के सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन यह माना जाता है कि जोगी मारा जो गुफाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ये सम्राट अशोक के शासनकाल के समय बनाई गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप लोगों को ध्यान देना है। फिर से देखिए, जोगी मारा गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। माना जा रहा है किसके समय काल में? अशोक के समय काल में। क्या मिले यहाँ पे? भित्ति चित्र मिले। ठीक है, तो देखो इस प्रकार की जो गुफाएं आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा गुफाओं का नमूना हुआ करता था। ये पूरी ग्रेनाइटिक बेसाल्टिक चट्टान हुआ करती थी और इसको तराश के कैसे बढ़िया कमरे निकाले हुए हैं, है ना। और इसी में श्रद्धालु लोग रहा करते थे। और देखिए जहां आपको कहीं पर गुफा बना के और जो चबूतरा है, चबूतरों को पत्थर से जुड़ाई का कार्य भी किया गया है। ठीक है, आपको बता दें जो पत्थर के मकान होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बहुत ज्यादा मजबूत पता है क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि बहुत सारी चट्टानें धरती के नीचे होती हैं, तो धरती का प्रेशर झेला होता है। और जिस चट्टान ने या कोई भी वस्तु ने अगर प्रेशर झेला है, तापमान झेला है ना, तो बड़ा कठोर रहता है। ठीक है, आए समझ में? अब जैसे आप ही लोग हो, आप लोग जितने गढ़े जाओगे, जितना प्रेशर झेलोगे, जितना हमें झेलोगे, उतना आपका सिलेक्शन निकालने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट की तो प्रकृति ऐसी होनी चाहिए भाई, डांट दो शब्द तो कम कम चुप रहे। अब ये थोड़ी ना कि हाँ क्या कर लेगा। ठीक है, ज़्यादा बनता है क्या? आप बात बताता हूँ। ठीक है, जानता नहीं है, मेरे चाचा विधायक हैं, अभी हाल ही में बने हैं। IPS मेरा दोस्त है, कोतवाली मेरी जान पहचान है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो ये बताओ? वो तो है ही बहुत सारे। आपको बता दें छात्र जीवन ऐसा होना चाहिए, कितनी भयंकर से भयंकर टीचर से मार भी आपको पड़ जाए तो पलटवार में जवाब नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कोई भी टीचर किसी का दुश्मन नहीं होता है। पहली बात तो कोई भी टीचर किसी का दुश्मन नहीं होता है। ठीक है, हर टीचर आपको बनाने के लिए ही आपको डांटता है। ठीक है, जैसे आपको बता दें, हमारी बात कर लो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, किसी ने हमारा कोई बीघा दो बीघा दबा के नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम आपको कोई डांट मार रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का तो सुन लेता है, एक कान सुनता है दूसरे कान से निकाल लेता है। लड़की को हम सुना देंगे भाई साहब 10 दिन रोएगी, 10 दिन। ठीक है, आएगी नहीं हमारा नुकसान। क्यों? फीस बाकी है। इसलिए पता है क्या, हमारी प्रकृति है,
बड़ी सरल प्रकृति है, सरल स्वभाव है। हम तब तक उसे नहीं बोलते जब तक फीस ना सबमिट हो जाए, फिर हम स्वागत करते हैं बढ़िया से। क्या कर लोगे, है ना। फिर भी एक सरल स्वभाव रखिए, टीचर का बात कभी बुरा मत मानिए। क्लियर है, वो आपको बनाने के लिए आया, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आया। कोई भी टीचर किसी को बिगाड़ता नहीं। चलिए आगे बढ़ते ही। जोगी महाराज की देखो गुफाएं हैं, ये यहाँ पर जोगी महाराज की गुफाएं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा रियासत रामगढ़ की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं में है। यहाँ पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन रहा है। यहाँ पर कुछ निम्न स्तर के उकेरित शिलाखंड मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं और जिनका वर्णन श्री आसित कुमार हल्दर व श्री समरेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगी महाराज के एक यात्रा संस्मरण में किया है। ठीक है, ऐसी पुरानी पुरानी चीजें तो आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में भी मिल जाएंगे। आप जाइए, यहाँ पर चर का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर उसको बोला जाता है, चर का मंदिर है। अब आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपने देखा है वहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, है ना, सुरक्षित रखी हुई हैं। टूटी फूटी मूर्तियाँ, शिव भगवान की मूर्तियाँ, कई सारे भगवान की मूर्तियाँ, है ना। वहाँ पे आपने देखा वो टूटी फूटी मूर्ति पड़ी हुई है। आप जरा सोचिए कि वो मूर्ति ही एक नमूना है तराशने का। वो सभी की सभी मूर्ति जो है तराश के बनाई गई, बनाई क्या गई होगी, तराश के ही बनाई गई। क्लियर है। चलिए आगे आता है आपका बादामी गुफा मंदिर। ठीक है, ये है देखिए बादामी गुफा मंदिर। ये गुफा को बकायदा तराश के बनाया गया है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे पिलर है, बीच में गलियारा है और सामने किसी भगवान को अच्छे से उत्कीर्ण किया गया है। और ये पूरे पूरे जो चट्टाने हैं मस्त बढ़िया काट के, तराश के और ज्यामिति का इस्तेमाल करके, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए जरा बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित है। ठीक है, तो पहला बात तो हमको यहीं से पता लग गया कि बादामी गुफा कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, आए समझ में। हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। तो यह किस भगवान को समर्पित है, हिंदू और जैन धर्मों को समर्पित है, हिंदू और जैन धर्मों को समर्पित है। ठीक है, यह भारतीय शैलकृत वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें आलमी चालुक्य वास्तुकला का पता लगाया सकता है। आलमी चालुक्य यानी किसके शासनकाल की बनी हुई है, चालुक्यों के, चालुक्य के शासनकाल की ये बनी हुई है। क्लियर है, आए समझ में। बादामी गुफा मंदिर दक्कन त्रिपुरा के प्राचीनतम मंदिर में से एक है और इन पर ऐहोल के मंदिर के निर्माण से लेकर मलप्रभा नदी घाटी क्षेत्र मंदिर वास्तुकला तेजी से विकसित हो रही है और आगे चलकर भारत भर के हिंदू मंदिर निर्माण को प्रभावित किया गया था इसकी वजह से। ठीक है, तो ये मंदिर है भैया बादामी का गुफा मंदिर। कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, ये चीज हुआ। तो ये बताइए आज फिर हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताइए। अरमामलाई का मंदिर ये कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बढ़िया। सितनवासर का मंदिर ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। किसने बनवाया है भाई इसको, किसके शासनकाल में बनाया गया है, महेंद्र वर्मन। महान संतों का निवास स्थल है, किस भगवान को समर्पित है, जैन धर्म को समर्पित है। ये है भैया सितनवासर। ठीक है, इसके बाद निपाक्षी मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, निपाक्षी मंदिर किसके शासनकाल में बनाई गई है, जरा बताइए। चलिए आप इसमें देखिएगा, चौथी ये 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाई गई है। ये है ना आपके विष्णु धर्मोत्तरम की चर्चा इसमें की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। ये कौन सा है, जोगी महाराज गुफा, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्या है, बादामी गुफा मंदिर। ये किसी शासनकाल में बनवाई गई भाई, चालुक्यों के। ठीक है, चलिए तो आज का तो हमारा इतना टारगेट था और ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों को जो भारत की कला संस्कृति है वो हम बताते रहेंगे।